हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं respiration, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell with the help of oxygen is called respiration. So digestion में क्या होता है, ये शुगर है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ये कन्वर्जन फाइनली हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ग्लूकोज ब्लड के सहारे आ जाता है हमारे सेल के पास, ये हमारे सेल्स हैं, उसके सेल्स के पास आ जाता है, सेल से अंदर एंट्री हो जाती है। लेकिन अभी इस ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिली है। जब ये सेल के अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमें ये लगता है कि न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी आ गई, बट न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी नहीं आती। हमें बिगर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और सेल में इनकी फर्दर ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें फिर एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन, टेकिंग इन एयर विथ एक्सेस ऑक्सीजन, एंड एक्सेलेशन, रिलीज ऑफ एयर एक्सेस इन कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन के लिए हमें ब्रीदिंग करना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग करते समय हम इनहेलेशन करते हैं, टेकिंग इन एयर विथ एक्सेस ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं एयर के अंदर, और एक्सेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हमें समझते हैं कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर। तो ये ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है इसके अंदर, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुवेट के ब्रेक डाउन के 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा, और ये है तीसरा। पहला तरीका है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, इस पायरुवेट को कन्वर्ट करता है इथेनॉल मतलब अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी में। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ये कन्वर्ट हो जाता है मसल्स के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। आपको अचानक से दौड़ लगानी हो तो आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए। इस कंडीशन में जो लंग्स हैं वो इतने अच्छे से ऑक्सीजन हमारे उस पर्टिकुलर मसल में नहीं पहुंचा पाती, फिर भी आपको एनर्जी चाहिए क्योंकि आपको भागना है। इस कारण से हमारे उन मसल्स में ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली प्रोसेस होती है, और बनता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है बाद में क्रैम्प करता है, क्रैम्प मतलब दर्द करता है। अगर आप अचानक से दौड़ेंगे तो कल सुबह आपको दर्द महसूस होगा। फिर है थर्ड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, उन सभी में ये चीज़ होती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी बनता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी उससे ज़्यादा बनती है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। अब हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। एरोबिक का अर्थ है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का अर्थ है रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एनारोबिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, एंड प्रोडक्ट अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पिछली स्लाइड में हमने बताया आपको कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बट एनर्जी रिलीज होती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। अब हम समझते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल अदर एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस ऑफ सेल कैसे है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो फाइनली एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी का तुरंत इस्तेमाल हो जाता है एटीपी बनाने में। और ये जो एटीपी है वो फर्दर इस्तेमाल होता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए।
ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन बाय डिफरेंट मोड्स। सो सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं और एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। नाइट कंडीशन में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस अकर, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिक्वायर्ड, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बट रेस्पिरेशन अकर विच टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस होता नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं होती और ऑक्सीजन वहां से रिलीज नहीं होता। तो नाइट कंडीशन में रेस्पिरेशन तो होता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है उस वक्त ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति वहां सोएगा हो सकता है उसका दम घुट जाएगा। एट नाइट, नाइट कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस ऑक्सीजन रिलीज्ड इन मोर कंपेयर टू टेकन बाय रेस्पिरेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रेस्पिरेशन के बाद निकलता है दिन के समय, वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से भी यूज हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो अमाउंट ज़्यादा होता है विच इज़ टेकन बाय रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन लिया जाता है उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है। एनिमल्स में क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड्स पे रहते हैं उनके पास एक ऑर्गन है लंग्स, कैन कॉट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर taken from atmosphere. Aquatic animals filtering organ gills can caught oxygen dissolve in water. Aquatic animals breathe faster as compared to terrestrial organisms because dissolve oxygen in water is lower than amount of oxygen in air। देखिए यहाँ पे हमारे पास गिल लंग्स हैं और यहाँ पे हमारे पास गिल्स हैं, दोनों ही एयर को कैच कर लेते, एयर में ऑक्सीजन को कैच कर लेता है हमारा लंग्स और वाटर के अंदर ऑक्सीजन को कैच कर लेता है हमारा गिल्स। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई फिश जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपने वाटर को गल्प कर रही होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है एज कंपेयर टू एयर। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज ऑफ एयर थ्रू विच रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या पैसेज है, ये है हमारा नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल ओपनिंग ऑफ नोज को कहते हैं। नेसल पैसेज हैव द हेयर एंड म्यूकस टू ट्रैप डस्ट। जब एयर अंदर जाती है तो उसमें डस्ट होता है, उस डस्ट को ट्रैप करने के लिए ताकि वो हमारे लंग्स में ना जाए, इसको ये इसके लिए हमारे पास हेयर्स होते हैं और एक स्लाइमी सिक्रीशन होता है, एक वाटरी सिक्रीशन होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। फिर फेरिंग्स कनेक्ट नेसल पैसेज टू ट्रैकिया, इस नेसल पैसेज को फेरिंग्स जो है वो कनेक्ट करता है, ये नेसल पैसेज है और ये ट्रैकिया है, तो ये जो एरिया है ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स। ट्रैकिया हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इट डज नॉट कोलैप्स व्हाइल ब्रीदिंग। तो ये हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं और ये ट्रैकियल रीजन में प्रेजेंट है। ये इसलिए होता है कि अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना हो तो हम जो एयर ले रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब वो पाइप कोलैप्स हो जाएगी। जैसे ठंड के समय में हम जो वाटरिंग करते हैं वो पाइप आपस में चिपक जाती है, तो जब चिपक जाती है तो उसमें कम पानी जाता है। लेकिन हमें ब्रीदिंग कंटिन्यूअस करना है, इसलिए हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ताकि ये जो विंड पाइप है ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो, कहीं पे चिपके नहीं। ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकाई इन लंग्स। ये ट्रैकिया जब आगे जाता है लंग्स के अंदर तब ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये लंग्स हैं और ये ट्रैकिया है, आगे जाके ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड फर्दर, ये ब्रोंकाई जो है आगे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एल्वुलाई, bronchioles have alveolar sac which have balloon-like structure called alveoli which have greater surface area of exchange। ये जो bronchioles हैं ये bronchioles हैं हमारे पास, इन bronchioles में ये गुच्छे हैं alveoli के, इन गुच्छों को हम alveolar sac कहते हैं। blood capillaries it surrounds alveoli for exchange। आप देख रहे होंगे इस फिगर के अंदर, आप देख रहे होंगे इस फिगर के अंदर जो है ये हमारा एल्वियोलर सेक है और एल्वियोलर सेक के बाहर पूरा ब्लड घूम रहा है। इसको हम कह रहे हैं कि इसके
बाहर जो है ब्लड अच्छी तरह से घूम रहा होता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म अब ब्रीदिंग कैसे होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ब्रीदिंग के अंदर। एयर विथ एक्सेस ऑक्सीजन कम्स इनसाइड लंग्स, एयर विथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स लेवल पे क्या होता है, टिश्यू लेवल पे क्या होता है, ये अच्छे से हमें समझना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। एयर रिच इन ऑक्सीजन एट लंग्स प्रेजेंट इन एल्वेलाई टेकन वाया नॉस्ट्रल्स। जो एयर हम लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो एल्वेलाई तक पहुंचता है जो कि हमने नॉस्ट्रल से लिया है, नोज की ओपनिंग से लिया है। मूव्स टू ब्लड कैपिलरीज वेयर इट बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी एंड गोज टू टिश्यू। सो ये जो हमने एयर नॉस्ट्रल से लिया है वो हमारे एल्वेलाई में गया है, और एल्वेलाई जो है वो ब्लड कैपिलरी से घिरा हुआ है। तो उस एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके अपने अंदर ले रहा है। फिर ये ऑक्सीजन टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टेकन बाय टिश्यू रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड आफ्टर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन आरबीसी ने हीमोग्लोबिन की सहायता से ट्रैप कर लिया है वह टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन टिश्यू ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर वापस कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन लेके वह रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। ब्लड रिलीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर सेक ऑफ लंग्स टू आउटसाइड वाया नॉस्ट्रिल। एल्वियोलर सेक है ये, एल्वियोलर सेक का मतलब है कि एल्वियोलाई के, ये एल्वियोलाइज हैं और इनका जो गुच्छा है इसको हम एल्वियोलर सेक कहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एल्वियोलर सेक में है, एल्वियोलाइज में आ गया है टिश्यू से, वो लंग्स में जाता है और लंग्स से नॉस्ट्रिल के सारे वह बाहर चला जाता है। इसे ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब हम पढ़ते हैं इस लाइफ प्रोसेस के, जो हमने जो वीडियो लेक्चर पढ़ा है इसमें बोर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई किस तरीके से डिजाइंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। क्या ये वही सेम है, इज द सेम फॉर विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिज़ाइन है, जो हमने विलाई पढ़ा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्या ये सेम है जैसे एल्वेलाई डिज़ाइन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए, क्या विलाई सेम वैसे ही डिज़ाइन है एब्जॉर्प्शन के लिए। वाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छे से कैसे ब्रीथ करते हैं, आप इसको अपने नीचे लिखे कमेंट्स में भर सकते हैं, राइट इन कमेंट्स बिलो इट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप इस चैनल को अच्छे से पढ़ें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 है हमारा। थैंक यू।